सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल संजीवनी बायोलॉजी क्लासेस में। हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं वो अभी क्लास 11 सेल का सीरीज चल रहा है। कल पार्ट 1 अपलोड हुआ है और नहीं आज हुआ है, सॉरी। उसमें सेल के बारे में कुछ बात करी गई है, सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ बात करी गई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जो लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी मतलब आप उस ऐसा है कि जो लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, वो उन वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। उनको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। मैंने आपको कल ही बताया कि अगर आपको ये लगता है कि यार व्यूज़ कम है, सब्सक्राइबर कम है तो क्या ही पढ़ाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सब चीज़ होता है। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहा तो हम भी बहुत आगे चल जाएंगे। और हमारे पास एक बहुत सिंपल सा बोर्ड है और पढ़ाने के लिए यही काफ़ी है ना। तो जो लोग डिजिटल बोर्ड पसंद करते हैं, भाई हमारे पास तो अभी डिजिटल बोर्ड फ़िलहाल नहीं है और होगा किसी दिन आप लोगों का साथ रहा तो। चलिए, मैंने कल आपको बताया कि सेल जो है वो किसी भी लिविंग थिंग का एक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। मतलब हर लिविंग थिंग सेल से मिलकर के बना होता है वो तो ठीक बात है, लेकिन जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं वो भी सेल के भीतर ही होते हैं। जो भी काम हो रहा है वो सेल ही कर रहा है, ठीक है। हमने सेल के हिस्ट्री के बारे में देखा कि किन लोगों ने सेल के बारे में बताने की कोशिश की। तो उसमें सबसे पहला नाम हम रॉबर्ट हुक जी का लेते हैं, जबकि उनका ओरिजिनल सेल से कहीं कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। उन्होंने लिविंग सेल को तो कभी ढूंढा ही नहीं था, है ना। फिर हमने देखा कि सेल के टाइप्स कितने होते हैं। देखिए, टाइप की जब हम बात करते हैं ना, तो जब आप ढंग से बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, जितने भी, उन सब का जो केमिस्ट्री होता है, मतलब ये कि सेल का जो कॉम्पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। कॉम्पोजिशन ऑलमोस्ट 100% नहीं, ऑलमोस्ट। मतलब हमारे सेल में भी वही प्रोटीन होंगे, वही लिपिड्स होंगे, वही कार्बोहाइड्रेट होंगे, और बाकी जो दूसरे सेल्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया के सेल हों, फंगस के हों, प्रोटोजोआ के हों, एल्गी के हों, एनिमल्स के हों, प्लांट्स के हों, सबके जो सेल का जो कॉम्पोजिशन होता है ना वो ऑलमोस्ट सेम होता है। थोड़ी बहुत जो चेंज होती है बस उस सॉरी, तो थोड़ी बहुत चेंज की वजह से आपको बड़े लेवल पे चेंज देखने को मिलता है। उनके मॉर्फोलॉजी, मतलब उनका जो बॉडी का डिज़ाइन है उसमें चेंज देखने को मिलता है। जैसे कि आपने अगर थोड़ी भी पढ़ाई करी होगी पहले, तो आपको ये बात पता होगी कि प्लांट्स के जो सेल्स होते हैं ना, मतलब पौधों की जो कोशिकाएं होती हैं पौधे की, उसमें ज़्यादा चीज़ें हमसे अलग नहीं होती हैं। प्लांट के सेल में सेल वॉल एक होता है अलग, प्लास्टिड होता है अलग, वैक्यूल्स थोड़ा सा बड़ा होता है, लाइसोसोम की कमी होती है। हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती। बाकी हमारे अंदर न्यूक्लियस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सारी चीज़ें हम में भी होती हैं, प्लांट्स में भी होती है। लेकिन ज़रा आप एक दूसरे को देखो, आपको दिखेगा कि हम में और उसमें कहीं कोई समानता तो है ही नहीं, है ना। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हर आदमी का जो घर है वो ईंट सीमेंट से बना होता है, लेकिन सबका घर अलग अलग होता है ना। तो हम सभी सेल्स से ही बने हुए हैं और हम सबका जो घर है वो एक दूसरे से अलग दिखाई देता है। तो डिपेंड करता है सेल्स किस तरह से अरेंज्ड हैं, मतलब उनका जो अरेंजमेंट है वो किस टाइप से हुआ है, तो उससे उनका बॉडी का डिज़ाइन डिसाइड हो जाएगा। तो इस बेसिस पे सेल के जो टाइप्स देखे गए वो केवल 2 तरह के सेल देखे गए। 2 तरह के सेल्स कहने का मेरा मतलब ये है, हम लोग ये कल ही पढ़ चुके हैं। एक प्रोकैरियोटिक सेल हमने देखा था और हम हर टाइप के बारे में डिटेलिंग में बात करेंगे। और दूसरा जो टाइप देखा हमने वो यूकैरियोटिक टाइप देखा था। ये 2 ही टाइप के सेल दिखाई देते हैं। आप जब धरती पर मौजूद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, जितने भी जीवित चीज़ें हैं, जो भी आप देखते हैं, उन सब को आप वैसे देखेंगे तो लाखों तरह के आपको लिविंग स्पीसीज देखने को मिलेंगे, लाखों तरह के। मतलब
एनिमल्स में न जाने कितने हज़ारों लाखों तरह के एनिमल्स दिखेंगे, पेड़ पौधों में हज़ारों लाखों तरह के एनिमल्स दिखेंगे, कीड़े मकोड़े हैं, फिर न जाने बिना जो हम देख नहीं सकते उसमें बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस, ये सब भी तो हैं। तो अगर इनको आप एक एक कैटेगरी में बांटेंगे, एक एक स्पीसीज में बांटेंगे तो लाखों स्पीसीज हो जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है कि लाखों तरह का सेल होगा? नहीं, लाखों तरह का सेल नहीं है। जब सेल को देखा गया, इन सब के सेल को ऑब्जर्व किया गया, तो पाया गया कि भाई सेल तो दो ही तरह का हो रहा है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। और उसमें भी मतलब बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होंगे वो ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स को कवर नहीं करेंगे। ये केवल जो मोनेरा किंगडम में आते हैं, जिसमें आपको बैक्टीरिया के ग्रुप आ जाएंगे, बस वही हैं जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और उनमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है। बाकी जितने भी छूट गए, जो बच गए, वो सारे यूकैरियोटिक में आ जाएंगे, एक आध को छोड़ करके। तो बस हम इन्हीं को डिटेलिंग में बात करेंगे। उसके पहले थोड़ी चीज़ें और जान ले, है ना। सेल के हम टाइप्स पढ़ रहे थे, तो सेल के कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे, मतलब सेल कितना मतलब एडवांस है, कितना सिंपल है, उस बेसिस पे हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिवाइड किया। अब और भी कई आधार हो सकते हैं ना, और भी कई बेसिस हो सकते हैं सेल को बांटने के। तो सेल किस तरह से डिवाइड करता है, या कब डिवाइड करता है, या डिवाइड करता भी है या नहीं करता है, इस बेसिस पे हम सेल को दो भाग में बांट सकते हैं। एक को बोल देंगे डिफरेंशिएटेड सेल, और एक को बोल देंगे नॉन या अनडिफरेंशिएटेड सेल, या फिर अनडिफरेंशिएटेड सेल। तो जब हम डिफरेंशिएटेड की बात करते हैं, डिफरेंशिएटेड सेल की बात करते हैं, तो आपने कभी ना कभी डिफरेंशिएशन वर्ड सुना होगा, मैथ्स में सुना होगा, नहीं भी सुने तो कोई बात नहीं। देखो, डिफरेंशिएटेड का मतलब होता है ना बदल जाना, डिफरेंशिएट हो जाना, मतलब एक रूप से दूसरे रूप में चेंज हो जाना। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं वो क्या होता है ना कि पहले कुछ सेल होते हैं और बाद में सेल चेंज करके अपना फॉर्म बदल लेते हैं, ठीक है, बाद में अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं सॉरी। तो ये डिफरेंशिएटेड सेल हो गए। अनडिफरेंशिएटेड सेल वो सेल होते हैं ना जिनका कोई खास फीचर नहीं होता है। मैं आपको बहुत अच्छे से एक एग्जांपल देके बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप प्लांट की बात कर रहे हैं, तो प्लांट में क्या होता है ना कि प्लांट में पूरे लाइफ जिंदगी भर उनके बॉडी में ग्रोथ होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। कहीं ना कहीं से आपको एक पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, आपको कहीं ना कहीं से नया पत्ता देखने को जरूर मिल जाएगा। तो नया पत्ता का मतलब नए सेल्स। अब जब नए सेल्स डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने के कुछ समय के बाद, डिवीजन के कुछ समय के बाद वो मैच्योर हो जाएंगे, फिर वो अपने डिवीजन का पावर खो बैठेंगे। आप अपने आप को देख लो, आप जब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने के कुछ साल के बाद तक मतलब हम बढ़ते रहते हैं, हमारे बॉडी में ग्रोथ होता रहता है, डिवीजन होता रहता है। लेकिन क्या ये ग्रोथ और डिवीजन लाइफ टाइम तक होता रहता है? कुछ समय के बाद सारे सेल्स ना परमानेंट हो जाते हैं, मतलब अब उनमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिलता है, कोई प्रॉपर डिवीजन देखने को नहीं मिलता है। तो इनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड सेल, यानी कि ये अब अपना फॉर्म चेंज करके, ये टेम्परेरी थे, जो पहले टेम्परेरी थे अब वो परमानेंट हो गए। टेम्परेरी कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी पहले जो सेल था वो डिवाइड कर रहा है, फिक्स नहीं है कि वो किस सेल में डिवाइड करेगा, है ना। डिवाइड करने के बाद वो क्या होता है कि परमानेंट फंक्शन जो है वो गेन कर लेता है, फिर उसके बाद वो अपने फंक्शन को प्राप्त करने के बाद रुक जाता है। अब उसके बाद उसका कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता। तो प्लांट्स में ज़्यादातर प्लांट्स की बात कर लें तो उनमें जो बार्क हो गया, पेड़ का जो लकड़ी वाला पार्ट हो गया, वो सब हो गया आपको डिफरेंशिएटेड सेल। अब उनमें कोई डिवीजन नहीं हो। हम अपने सेल की बात कर ले तो डिफरेंशिएटेड के लिए अनडिफरेंशिएटेड को समझ लीजिए, जरा गौर करिएगा। अनडिफरेंशिएटेड सेल किसको बोलते हैं? जिस दिन हमारा लाइफ का सबसे पहला दिन होता है, जन्म लेने से भी पहले जब हमारी माँ गर्भवती होती हैं, सबसे फर्स्ट डे, तो क्या होता होगा उस टाइम पे? तो हमारे फादर, हमारे मदर के बॉडी से दो सेल्स मिलते होंगे,
है ना। हमारे मदर के साइड से एक अंडाणु यानी कि एक एग मिलता होगा और फादर के साइड से एक स्पर्म मिलता होगा, है ना। दोनों मिलने के बाद ये अपना न्यूक्लियस शेयर करता होगा और फिर जाकर के ये क्या बन जाता होगा, जाइगोट, जिसको हिंदी में शायद हम लोग युग्मक बोलते हैं, ठीक है। अब ये जाइगोट बन गया, 2 गैमेट से बन गया जाइगोट। और आपको ये पता होगा कि जाइगोट है भाई, ये सिंगल सेल में है, मतलब सिंगल सेल ही है। ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात है, ये अकेला सेल। अब यहां से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है और आज अपने आप को आप देखिए, एक सेल से आज आप इतने बड़े बॉडी बन चुके हैं। और आपके बॉडी में अभी नहीं भी होगा तो 100 टाइप्स ऑफ सेल्स होंगे। कैसे? हार्ट अलग तरह का ऑर्गन है ना, लंग्स अलग तरह का ऑर्गन है, किडनी अलग तरह का ऑर्गन है, बोन है, स्टमक है, मसल है, तो आई है, मतलब जितने तरह के भी आपके बॉडी में ऑर्गन्स हैं ये तो डेफिनेटली एक दूसरे से अलग होंगे, सेल का टाइप अलग होगा, लेकिन शुरुआत में तो जाइगोट ही था। अब मैं कहूं कि आपके पास अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट है, कोई भी पेज है, कुछ भी है, अगर आप उसका जेरॉक्स कॉपी निकलवाते हैं, फोटोकॉपी करवाते हो, तो फोटोकॉपी करवाने के बाद क्या होगा, जितने भी फोटोकॉपीज निकलेंगे वो सब उसी के जैसे होंगे, आइडेंटिकल, मतलब एकदम 2 कॉपी। तो इस तरह से यहाँ भी तो होना चाहिए। अगर ये जो जाइगोट है ये अगर 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, 2 सेल में मान लीजिए डिवाइड हो रहा है, तो इसमें भी तो ये दोनों जाइगोट ही होने चाहिए। फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 से 64, इस तरह से होना चाहिए था। तो फिर हमारे बॉडी में आज केवल जाइगोट होता, तो फिर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स नहीं होते। बात समझ में आ रहा है कहने का मतलब है? तो इसका मतलब कुछ इस तरह का कुछ नहीं होता है, कुछ अलग होता होगा। तो एक जाइगोट, अकेला जाइगोट जो एक अलग टाइप का सेल है, वो कई तरह के सेल्स को बना देता है। मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये एक जाइगोट है, तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए कि ये हमारा एक आरबीसी बना दिया, फिर डिवाइड करके ये एक बना दिया, मान लीजिए बोन सेल बना दिया, फिर डिवाइड करके मान लो हार्ट सेल बना दिया, ठीक है। तो ये अलग अलग तरह के सेल्स कैसे बना रहा है, बात है कि नहीं, थोड़ा मतलब इसमें गौर करने वाली। तो एक जाइगोट अलग अलग तरह के सेल बना रहे, इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना है कि इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं होता है, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन, इसका जाइगोट का कोई पर्टिकुलर फॉर्म नहीं होता है। मतलब ये कि जाइगोट है तो ये केवल बोन के सेल में ही कन्वर्ट होगा, ये केवल हार्ट के सेल में ही कन्वर्ट होगा। तो जब किसी का कोई पर्टिकुलर, कोई विशेष रूप नहीं होता है, कोई खास रूप नहीं होता है, वो जिसमें चाहे उसमें डिवाइड कर ले, बस उसी को बोल देते हैं अनडिफरेंशिएटेड। वो जिसमें चाहे उसमें डिवाइड हो सकता है, तो बस इसी टाइप के सेल को बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल, जो लगातार डिवाइड कर सकते हैं, जब मन करे जिन सेल में चाहे उसमें कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वैसे सेल्स को ना एक नाम दिया जाता है स्टेम सेल्स। इनमें बहुत पावर होता है, हमारे बॉडी में कुछ खास जगहों पे ऐसे सेल्स हमेशा मौजूद रहते हैं, स्टेम सेल्स। ये किसी भी तरह के सेल्स को बना सकते हैं, बॉडी के किसी भी तरह के सेल्स को। जैसे कि मैं कहता हूं, ध्यान देंगे, मान लो कि ये हाथ में काट देता हूं, तो हाथ जब काटूंगा तो हाथ के कौन से पार्ट्स अलग होंगे, हाथ में क्या क्या होगा, बोन होगा, मसल्स होंगे, ब्लड वेसल्स होंगे, उसके बाद नर्व्स होंगे, ब्लड होगा, तो ये चीजें यहाँ पे होंगी। तो अगर बनना भी होगा तो यही सेल्स बनेंगे दोबारा से। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेम सेल होता ना, तो ये स्टेम सेल ना हर तरह के सेल्स को बना देता। हाथ अलग होता, वो हाथ पूरे बॉडी को बना देता अलग से। रीजनरेशन सुना होगा, लेकिन रीजनरेशन के अलावा मैं एक टॉपिक और एक वर्ड और बताऊंगा आपको, जो आप सब मतलब आप हो सकता है कुछ नया ही सीखेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा आते हैं, मैंने आपको बहुत इंस्टेंटली बताया कि ये जो जाइगोट है ये मतलब हर तरह के सेल्स में डिवाइड करता है। ये इतना आसान भी नहीं है। जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो जाइगोट होता है पहले 3 लेयर में अपने आप को डिवाइड करता है, 3 लेयर बनते हैं, है ना, 1 2 3। सबसे भीतर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म। फिर ये तीनों लेयर जो हैं, ये जो डर्म्स हैं, ये अलग अलग तरह के ऑर्गन्स को बनाते हैं। लेकिन हुआ ना, हर तरह ये जो लेयर है वो अलग अलग तरह का सेल तो बनाता होगा ना, तो कहीं ना कहीं ये जाइगोट से ही बना हुआ है।
तो एक जाइगोट कई तरह के सेल्स को बना रहा है, बस इसी को बोलते हैं अनडिफरेंशिएटेड सेल। बात समझ में? अनडिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि इट कैन मेक एनी काइंड ऑफ सेल इन द बॉडी एंड दैट काइंड ऑफ सेल्स आर कॉल्ड स्टेम सेल्स। ठीक है, चलो। तो प्लांट्स में ना, इनको ऐसे सेल्स को जो प्लांट्स में होते हैं, जो किसी भी तरह के सेल्स को कभी भी बना सकते हैं, और प्लांट में ऐसे सेल्स हमेशा होते हैं, क्लास 9th में पढ़ा होगा, उसको मेरिस्टेमेटिक सेल बोलते हैं। एक शब्द में मेरिस्टेम बोलते हैं। तो ये जो स्टेम सेल का बच्चों ये जो पावर है ना, ये जो स्टेम सेल का पावर है ना, ये काफी यूनिक लग रहा है। तो मान लीजिए कि हमारे बॉडी में ये पावर होता तो कितना मजा आ जाता ना। हम तो कभी मरते ही नहीं, जहां से जो पार्ट काटते वहीं से वो पार्ट आ जाता है कि नहीं है? लेकिन ये पॉसिबल तो नहीं है फिलहाल के लिए। कोई बात नहीं, हम लोग पता नहीं आगे फ्यूचर में ऐसा कर पाएंगे या नहीं, गॉड नोस। चलिए, मैं आपको दो अभी टर्म्स बताने वाला हूं। एक बच्चों होता है रीजेनरेशन। बच्चों इसका मतलब पुनर्जनन होता है। पुनर्जन्म मत समझ लेना, पुनर्जनन, पुनर्जनन। पुनर् का मतलब पुनः, जनन मतलब बनना। रीजनरेशन तो बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा पहले भी। मतलब अगर कोई पार्ट कट जाए और वहां से दोबारा वो पार्ट चला है, उसको बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक है, बात सही है। अब मैं आपको कहूं कि आपने छिपकली का पूंछ देखा होगा तुम लोग। मतलब छिपकली का पूंछ अगर कटता है ना, छिपकली का पूंछ अगर कहीं से कट जाए, कहीं से मतलब पूंछ से पूंछ कटेगा, तो वहां से दोबारा पूंछ आ जाता है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि पूंछ से क्या पूरा छिपकली आ सकता है, तो बोलोगे सर क्या बकवास करते हैं आप। लेकिन बिल्कुल ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनका अगर कोई बॉडी पार्ट कट जाता है तो उस कटे हुए पार्ट से पूरा बॉडी चला आता है, पूरा का पूरा बॉडी। मतलब बंदा मरेगा या नहीं, वो मरेगा कैसे? मरेगा, उसका भी कुछ तरीका है। इस दुनिया में, इस धरती पे कोई भी इमॉर्टल, अमर नहीं है। तो लेकिन फिर भी, तो पहले इसको समझते हैं। तो जैसे छिपकली का पूंछ हो गया, वो जहाँ से काटोगे वहीं से दोबारा से वो आ जाएगा। अरे छिपकली की तरफ कहाँ जाना है, हम अपने बॉडी में आते हैं भाई, हमारे पास। अरे हम लोग भी बहुत पावरफुल है, ऐसा थोड़ी है जी। मान लो कि हम बार बार बोलते हैं हाथ काट दिए हैं, फिर हाथ काट लेते हैं, समझो। तो मान लो कि हाथ काट दिए हैं, तो हाथ काटने के बाद बोन तुमको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। मतलब फिर दोबारा से हाथ नहीं आएगा, फिर दोबारा से मसल्स नहीं आएंगे, लेकिन एक चीज़ जरूर आ जाएगा, ये जो स्किन है, जो त्वचा है, ये दोबारा आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्किन में जरूर ये रीजनरेशन का पावर है, वो ऑर्गन दोबारा से बन जाए, बस इसी को रीजनरेशन बोलते हैं। यानी कि रीजनरेशन के पावर में ना पूरी बॉडी नहीं बनेगी। रीजनरेशन का मतलब केवल इतना होता है कि वो जो पार्ट कटा है ना, वो पूरा, मतलब वो वापिस से बन जाए। देखो ये खास कोई मैजिकल बात नहीं है, ये कोई मैजिकल बात नहीं है। जो सेल है वो हटा, तो सेल के पास डिवीजन का पावर होता है, तो वो दोबारा तो बन ही जाएगा। अब रहेगी बात हमारे हाथ के बोन्स की, मसल्स की, तो ये इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि ये बड़े लेवल पे दोबारा फॉर्म नहीं हो सकते। वैसे मान लो कि यहाँ से थोड़ा मांस कट गया, तो मांस जो हट गया वो दोबारा मांस तो भर ही जाएगा। तो रिपेयर वाला जो, मतलब रिपेयर वाली जो बात होती है ना, वहाँ पे तो सेल डिवाइड कर लेते हैं। मांस कहीं थोड़ा कट गया, छिल गया, हट गया, तो दोबारा वो चीज़ वहाँ बन जाएगा। लेकिन पूरी तरह से काट देंगे तो सेल इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि वो बार बार वो काम नहीं कर सकता। लेकिन स्किन हो गया, हमारा लिवर, यानी कि जो लिवर है ना, लिवर जिसको लोग कलेजा बोलता है कई बार, उसको हिंदी में यकृत बोलते हैं। तो लिवर हो गया, स्टमक हो गया, तो इन लोगों के पास ना रीजनरेशन का पावर होता है। अगर आपका जो लिवर है, मान लो उसका 90% पार्ट काट के हटा दें, 10% छोड़ दें, तो 10% से फिर से 100% हो जाएगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि आप क्या 10% लिवर पे जिंदा रह पाएंगे। कंडीशंस होंगे, आपको फिर बहुत ही ज़्यादा लाइट फूड लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी में लिवर क्या करता है, सबसे बड़ा तो डिटॉक्सिफिकेशन। जितने भी जहरीली चीज़ें होती हैं, जहरीली का मतलब जहर थोड़ी खाते हैं, लेकिन कई बार हम जो खाना पानी खाते हैं उसमें कई तरह के केमिकल्स होते हैं, दवा वगैरह खाते हैं, कई तरह के केमिकल्स, ये बॉडी को डायरेक्टली नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो लीवर क्या करता है, इसको हटाता है। तो
लिवर के उतने दिन नहीं होने की वजह से बॉडी को नुकसान पहुंच सकता है। लिवर में ये पावर है वो अलग बात है, लेकिन इतने दिन जो है बॉडी लिवर के बिना शायद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो रीजनरेशन का मतलब ये हो गया कि फॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गन अगेन, है ना। उसके बाद एक वर्ड आप शायद नया सुन रहे होंगे, टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी, देखो ये वर्ड में जब देखोगे, री का मतलब वैसे भी क्या होता है, दोबारा। जनरेट मतलब होता है बनना, तो री का मतलब ये होता है अगेन, जनरेट का मतलब होता है फॉर्मेशन, दोबारा बनना। तो सेल्यूलर टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कि किसी खास सेल में हर तरह के सेल्स को बनाने का जो पावर है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी सेल, फॉर एग्जांपल अगर बोन सेल है तो बोन का सेल ही बना सकता है, लेकिन एक ऐसा सेल जो जिस तरह का सेल चाहे वो उस तरह का सेल बना दे। इसका आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, मान लीजिए कि हमारे बॉडी का एक खास तरह का सेल हो और उसको हमने क्या किया, लैब में जो है, लैब में उसको अपने देख रेख में रखा और हम चाहते हैं कि वो उससे पूरी बॉडी बना दे। तो क्या ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए हमें ऐसे सेल को यूज़ करना पड़ेगा जिसमें टोटीपोटेंसी हो, मतलब टोटल पावर हो। तो वो सेल कौन सा होगा? तो अनडाउटली सबसे पहला जो सेल होगा वो जाइगोट होगा, जो कि एग और स्पर्म को मिलाकर के बनता है, क्योंकि मदर के वुम्ब में भी यही काम हो रहा है। जाइगोट ही कंटिन्यूसली डिवाइड होकर के जो है बॉडी के सारे पार्ट्स बना रहा है। बस इसी को टोटीपोटेंसी, सेल्यूलर टोटीपोटेंसी बोलते हैं। तो डिवीजन के बेसिस पे हमारे पास हमने अभी पढ़ा कि डिफरेंशिएटेड एंड नॉन डिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि सेल में क्या होता है कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर आप इसको रीजनरेशन को समझना चाहें तो टोटीपोटेंसी जो है वो रीजनरेशन है, लेकिन रीजनरेशन टोटीपोटेंसी नहीं है, क्योंकि रीजनरेशन में पूरी बॉडी नहीं बन सकती। रीजनरेशन में केवल वही बनेगा जहाँ से वो टूटा हुआ है। तो रीजनरेशन, टोटीपोटेंसी में रीजनरेशन है ना, क्योंकि हर बॉडी, एक सेल हर बॉडी पार्ट को बना रहा है, यानी कि उसको रीजनरेट कर रहा है। तो अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सेल्स के, यानी कि सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो हमने बचपन में नहीं, मतलब क्लास 8 या 9 में सुना होगा कि सेल के 2 टाइप्स होते हैं, और वो जो 2 टाइप्स होते हैं उनमें से एक टाइप है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा टाइप है यूकैरियोटिक सेल। तो पहले हम ये समझ लें कि ये जो टाइप हम बांट रहे हैं ना, ये किस बेसिस पे, आधार क्या ले रहे हैं? तो हम सेल के कॉम्प्लेक्सिटी को आधार मान रहे हैं, मतलब सेल कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, सेल में कितने सारे पार्ट्स हैं। और तो इस तरह से हमारे पास 2 तरह के सेल्स होंगे, यानी कि इफ यू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ सेल्स, देन वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, यानी कि पहला प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा यूकैरियोटिक सेल। तो पहले हम क्या करें, पहले प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जब ये देखा गया कि भाई धरती पे बहुत तरह तरह के लिविंग थिंग्स रहते हैं, तो क्या सब में अलग अलग तरह का सेल होगा? क्योंकि सब तो एक दूसरे से अलग दिखते हैं। फिर मैंने एक बहुत अच्छा आपको उदाहरण दिया कि हर व्यक्ति का घर अलग अलग होता है ना। तो क्या वो ईंट के अलावा दूसरी चीज़ों से बना होता है? तो ईंट तो सबका सेम है, लेकिन जब हम घर की बात करते हैं तो वो उन्हीं ईंटों से बना हुआ हर व्यक्ति का घर एक दूसरे से अलग दिख रहा है। ठीक उसी तरह से आप हैं, हम हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी मनुष्य हैं, वो सभी एक ही तरह के सेल से बने हुए हैं। अब खाली मनुष्य की बात नहीं कीजिए, इसमें सारे जानवर ले लीजिए, सारे कीड़े मकोड़े ले लीजिए, मतलब जितने भी एनिमल्स किंगडम में आते हैं वो सब के सब एक ही तरह के सेल से बने होते हैं,
है कि नहीं। और दूसरा जो हो गया इवन प्लांट्स भी। तो सेल के दो ही टाइप्स देखे गए पूरे के पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जब देखा गया, उसमें देखा गया कि भाई सेल का टाइप तो दो ही, मतलब दो तरह के सेल दिखाई दे रहे हैं। एक जो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है, उसमें बहुत सारे पार्ट्स देखने को नहीं मिल रहे हैं, और दूसरा टाइप जो देखा गया उसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें थी, पुराने सेल से वो काफ़ी मतलब मॉडर्न था, उसमें बहुत सारे पार्ट्स अवेलेबल थे जो कि पुराने वाले सेल में नहीं थे। तो इसका जो साइंस है ना, इसकी अगर आप इसके डेप्थ में जाना चाहेंगे तो मैं आपको अगर गहराई बताऊं, देखो पढ़ाई दो तरह से कर सकते हैं, बात समझिएगा। कई बार क्या होता है ना कि हम चीज़ों को रटने में ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब ऐसा हुआ तो हुआ, बस क्यों हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीज़ हम जानने की कोशिश नहीं करते। बस वहीं से हमारा जो इंटरेस्ट है ना स्टडी में वो कम हो जाता है। अगर मैं आपको बता दूं कि देखो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो काफ़ी सिंपल होते हैं, इसमें जितने भी बैक्टीरिया और इसके सब स्पीसीज आते हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। ये जो किंगडम बनाते हैं वो मोनेरा होता है। तो ये आपको बातें जो है समझ में आ जाएगी। हाँ, सर ने बताया कि इसमें बैक्टीरिया होता है, इसमें और बैक्टीरिया के स्पीसीज होते हैं, और ये काफ़ी सिंपल और ओल्ड टाइप का सेल होता है। लेकिन जब आप इनको देखेंगे कि ऐसा क्यों है, ये इतना प्रिमिटिव क्यों है, इसमें बैक्टीरिया ही क्यों है, और इसके बाद जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं वो इससे एडवांस क्यों हो गए हैं, उसमें पार्ट्स क्यों आ गए, तो देयर इज अ साइंस इन ईच एंड एवरीथिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट वांट टू सी दैट। आपको वो चीज़ देखना है, आपको वो चीज़ उसमें से निकालना है, तब जाकर के आपको उसके पीछे का लॉजिक यानी कि साइंस समझ में आ जाएगा। तो जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो सबसे पहले हम ना इस वर्ड के मीनिंग को समझते हैं। प्रो का 2-3 मीनिंग निकल सकता है। प्रो का मतलब आप प्रिमिटिव से ले लीजिए, प्रिमिटिव जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंशिएंट, मतलब पुराना, या फिर एक इसका मीनिंग निकलता है बिफोर, सॉरी, या फिर इसका एक मीनिंग निकल सकता है फर्स्ट। ठीक है, तो आप इन दोनों में से ये दोनों मीनिंग ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए। यानी कि दूसरा वर्ड है कैरियोट, तो कैरियोटिक है, तो कैरियोटिक वर्ड एक्चुअली बना कैरियन से, कैरियन। ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस। सेल के सेंटर में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में एक सर्कुलर बॉडी होती है, उसको न्यूक्लियस कहते हैं, और उसमें सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। ये बात तो आपको मालूम होगी। तो कहने का मतलब ये है कि ये आखिर कहना क्या चाहता है ये वर्ड, प्रो यानी कि प्रिमिटिव या फिर बिफोर, और कैरियोटिक, कैरियन यानी कि न्यूक्लियस, यानी कि एक ऐसा सेल जिसमें बहुत ही प्रिमिटिव न्यूक्लियस है या फिर न्यूक्लियस के पहले का है। अब देखो यहाँ पे एम्बिग्विटी क्रिएट होती है, यानी कि कन्फ्यूजन। अगर आप इसको ढंग से नहीं समझोगे, किताबों में ये सारी चीज़ें नहीं लिखी होती हैं, है ना। तो अभी मैंने बोला कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस उसमें है, लेकिन किताबों में सीधा लिखा होता है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन अगर कोई ढंग का किताब आप पढ़ोगे या फिर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें एक अलग से वर्ड लिखा होता है, अ ट्रू प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखिए, जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है, इसको बाद में कंप्लीट कर लेंगे, पहले इतना रहने देते हैं। तो यहाँ पे आपको एक राउंड बॉडी दिखाई देगा, तो क्या ये न्यूक्लियस है? क्योंकि न्यूक्लियस भी राउंड होता है, स्फेरिकल होता है। तो नहीं, ये न्यूक्लियस नहीं है, ये इसका एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम है, एक ही क्रोमोसोम होता है, या फिर डीएनए कह सकते हैं। इसको न्यूक्लियस तो कहा ही नहीं जाता है, इसको न्यूक्लियोइड कहा जाता है, जो कि नेकेड है। नेकेड का मतलब ये है कहने से कि अगर ये एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता ना, तो पहले एक इस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता, फिर इसके अंदर इस तरह से क्रोमेटीन लगे होते,
तो ये एक्चुअली इसका जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि एक लेयर के भीतर, यानी कि ये इसको कवर किया हुआ है, ये कवरिंग है इसका, ये कवरिंग है। तो जब ये कवरिंग है, लेकिन इसमें ये कवरिंग नहीं, ये खुद ही इसका डीएनए है, ये खुद ही इसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये मतलब ये बिफोर न्यूक्लियस वाला सेल है, न्यूक्लियस के बिफोर वाला सेल है। लेकिन ये भी बात सच हो जाएगी अगर आप इसको ढंग से समझेंगे कि ये प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाला सेल, ये कि न्यूक्लियस है लेकिन प्रिमिटिव है, ये न्यूक्लियस है लेकिन प्रिमिटिव है, मतलब इसके लिए ये न्यूक्लियस मान लीजिए, यानी कि ये काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस है जिसमें कभी मेम्ब्रेन था नहीं। तो इस तरह से लॉजिकली ये करेक्ट हो सकता है। न्यूक्लियस मतलब प्रोमिनेंट एक बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट ट्रू न्यूक्लियस तो नहीं है, लेकिन ये एक न्यूक्लियस है जो कि काफ़ी प्रिमिटिव टाइप का है। अब मैं आपसे कहूँ कि पहले के टाइम पे जो कंप्यूटर होता था वो एक बड़े से कमरे में सेट होता था, बस एक कंप्यूटर। तो आप कहेंगे वो तो कंप्यूटर कैसे कहेंगे उसको, बिल्कुल मैं यही कहना चाहता हूँ। उसी तरह से यानी कि आज के कंप्यूटर और पहले वाले कंप्यूटर में कहीं कोई रिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। उसी तरह से इसके न्यूक्लियस और हमारे सेल के न्यूक्लियस में कहीं कोई सिमिलैरिटीज़ देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए तो इसको प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। लेकिन ये समझाने के लिए कहा था, आपको यही चीज़ याद रखना है कि इसमें ट्रू न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। इन केस कभी कोई क्वेश्चन है न्यूक्लियस इज एब्सेंट और ट्रू न्यूक्लियस इज एब्सेंट या फिर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस इज एब्सेंट, तो आपका ऑप्शन यही होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल में ये वाला टाइप का न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स, मतलब जो खास बातें होती हैं, मैंने उनका लिस्टिंग कर दिया है ताकि एक एक करके सबको समझ सकें। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं हट जाता हूँ, इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू कैन। तो ये टिपिकली वैसे हमें प्रोकैरियोट्स को ना डाइवर्सिटी चैप्टर वाले एक्सरसाइज में पूरा पढ़ना है। डाइवर्सिटी में ना मोनेरा के बारे में, मतलब इवन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका अपना एक किंगडम है, यानी कि वो किसी न किसी किंगडम में है। हम उस किंगडम में उस हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल जितनी ज़रूरत है उससे थोड़ा ज़्यादा ही हम इस चैप्टर में इसको लेके चल रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसमें आपको ध्यान देने वाली बातें हैं, जिस पे आपको ध्यान देना है, उन बातों को हम लोग अभी फ़िलहाल देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बहुत ही पुराने, यानी कि ये मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट यूज़ किया है मैंने, मोस्ट प्रिमिटिव सेल है। मतलब इससे पुराना सेल नहीं देखा गया, मतलब सेल के फॉर्म में इससे पुराना सेल देखा नहीं गया। वैसे सेल जिन चीज़ों से बना है वो तो सेल से पहले आए होंगे, इसीलिए मैं सेल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये सबसे पुराने सेल्स में से हैं। और इनका जो ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है बनावट, जो रचना है वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल होती है। और मैंने यहाँ पे भी सिंपलेस्ट यूज़ किया है। सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा साधारण, कोई ज़्यादा इसमें मतलब एडवांसमेंट नहीं देखने को मिलता। मतलब ये बहुत सारी चीज़ें जो डेकोरेशन के लिए होती हैं, है ना, बहुत सारे मॉडर्न चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगी। और एक और चीज़ है कि कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन अर्थ। आप अर्थ के जिस कोने में चले जाइए, वो चाहे ठंडा हो, चाहे गर्म हो, वो चाहे एसिडिक हो, बेसिक हो, सेलाइन हो, आपको बैक्टीरिया के कुछ खास टाइप्स होते हैं वो आपको कहीं पे भी देखने को मिल जाएंगे, जो मैं थोड़ी देर के बाद आपको बता भी दूंगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो नोट करने वाली है, जो भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, कि एक ट्रू न्यूक्लियस इसमें बिल्कुल एब्सेंट रहता है। और उसके बाद इसके अलावा याद रखिएगा, न्यूक्लियस के अलावा दूसरे, है ना, एब्सेंट टुगेदर विथ एनी अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स, यानी कि दूसरे जितने भी स्ट्रक्चर हैं जो जिसमें मेम्ब्रेन्स होते हैं यूकैरियोटिक सेल में, वो ऑर्गेनेल्स भी प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, ये सारी चीज़ें भी एक प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होती हैं। मैंने एक वर्ड यूज़ किया पे, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। यूकैरियोटिक सेल के ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये जो ऑर्गेनेल्स हैं, इन सब के बाहर एक मेम्ब्रेन होता है, किसी में एक तो किसी में दो। प्रोकैरियोटिक सेल की खास बात क्या है कि इसमें जो भी ऑर्गेनेल्स, यानी कि इसके जो भी पार्ट्स होते हैं जो इसके भीतर पाए जाते हैं, उनमें किसी का भी अपना पर्सनल कवर, कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। एक तो बहुत कम होता है, मतलब एक तो 2-4 पार्ट्स होते हैं, और उसमें भी जो भी होते हैं उनके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है। इस बात को भी ध्यान रखना है।
तो ये भी पूछ सकता है, ये तो सबको याद रहता है कि न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, या फिर जो प्रोकैरियोटिक सेल का डीएनए है वो भी नेकेड होता है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ें नहीं याद रहती हैं कि ये सब भी एब्सेंट रहता है उसमें। तो आपसे पूछ देगा कि विच काइंड ऑफ ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, तो आपको सीधा याद रखना है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स जो हैं आर एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके साइज की बात करेंगे आप तो ये काफ़ी छोटे 0.5 माइक्रोमीटर से 5 माइक्रोमीटर तक होते हैं। अब माइक्रोमीटर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इसका एक यूनिट बताता हूँ, एक मेजरमेंट का लिस्ट बताता हूँ। जैसे कि 1 सेंटीमीटर आप लेंगे तो उसमें 10 मिलीमीटर होगा, 1 मिलीमीटर लेंगे तो उसमें आपको 1000 माइक्रोमीटर हो जाएगा। सोचिए कितना छोटा होता है। और अगर आप 1 माइक्रोमीटर लेते हैं तो आपको इसमें 1000 नैनोमीटर होगा, और फिर 1 नैनोमीटर लीजिएगा तो इसमें 1000 एंगस्ट्रॉम, जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटा यूनिट होता है जिसमें आपको एटम्स वगैरह का साइज निकाला जाता है। यानी कि 1 मिलीमीटर में कितने एंगस्ट्रॉम होंगे? 3 3 6 3 9 जीरोस ऐड कर लीजिए, 1 मिलीमीटर में उतने एटम्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सोचिए एटम कितने छोटे होते होंगे। और फिलहाल यही बहुत छोटा होता है, 1 मिलीमीटर में लगभग 1000 माइक्रोमीटर होता है। दैट मीन्स अगर बैक्टीरिया की बात करेंगे तो लगभग 200 बैक्टीरिया तो एग्जिस्ट कर ही जाएंगे 1 मिलीमीटर में, है कि नहीं? तो ये काफ़ी छोटे साइज के होते हैं। वो भी मैंने बड़ा वाला साइज लिखा, छोटा अगर 1 माइक्रोमीटर में आएगा तो 1 मिलीमीटर में 1000 बैक्टीरिया आ सकता है। बहुत छोटा होता है, दिखता ही नहीं है सब। खैर दिखेगा तो हम अगर जरा इमेजिन करो कि हाथ में, पैर में, बॉडी के किसी दूसरे जगह पे या फिर अपने आसपास ये बैक्टीरिया वायरस दिखने लगेगा तो हम इस दुनिया में रहना बंद कर देंगे। मतलब घिन आने लगेगा हमको, हर जगह बीमारी ही दिखने लगेगा। फिर हम क्या खाएंगे, किससे हाथ मिलाएंगे, किसके साथ रहेंगे, कहाँ सोएंगे, हर जगह बीमारी फैलाने वाले ही दिखेंगे। तो इसीलिए भगवान ने ठीक किया, हमें इन्हें देखने ही नहीं दिया, पावर ही नहीं दिया हमें, है ना। उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है इसमें ना वन एनवेलप सिस्टम होता है, वन एनवेलप ऑर्गेनाइजेशन। होते 3 लेयर्स हैं लेकिन तीनों को एक साथ वन एनवेलप कहते हैं। सेल में क्या होता है? सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये किसी भी सेल का फीचर है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन मस्ट है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा लेयर होता है एडिशनल, सेल वॉल। वैसे सेल वॉल प्रोकैरियोट्स के अलावा प्लांट्स में और फंगस में भी पाया जाता है। प्लांट के यूनिसेलुलर टाइप में पूछेंगे तो एल्गी में, फंगस के यूनिसेलुलर टाइप में पूछेंगे तो ईस्ट में भी पाया जाता है। उसी तरह से बैक्टीरिया का भी अपना सेल वॉल होता है। याद रखिएगा हर ऑर्गेनिज्म का, वो अगर बैक्टीरिया का है, प्लांट का है और फंगस का सेल वॉल है, तो इन तीनों के सेल वॉल का जो केमिकल कंपोजिशन है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि ये तीनों अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। इसकी बात भी कभी कर लेंगे जब ये चैप्टर में डिटेल में डील करेंगे। थर्ड लेयर जो होता है ना वो स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल। सपोज करिए कि ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसका सेल वॉल है और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये वाला जो लेयर है ना, ये थर्ड लेयर जिसको स्लाइम लेयर में कह रहा हूँ, ये अंदर से ही बनता है। बनता कैसे है? सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिक्रीशन से ये बनता है। तो मान लीजिए कि सेल वॉल और प्लाज्मा में कुछ सिक्रीट करता रहता है सब, और ये बनता है। तो जब ये स्मूथ रहेगा, मतलब ये जब कैसे बोले, स्लीमी रहेगा ना, हाँ स्लीमी रहेगा, तो इसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। स्लीमी मतलब चिपचिपा। और यही कुछ समय के बाद हार्ड हो जाता है। जब हार्ड हो जाएगा तो इट विल कॉल्ड कैप्सूल, ठीक है। तो इसी को हम लोग एक वर्ड में वन एनवेलप या फिर एनवेलप बोलते हैं। तो ये सिस्टम आपको बैक्टीरिया में देखने को मिल जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, तो जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। इवन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक डीएनए होता है जो कि नेकेड होता है। नेकेड का मतलब क्या है भाई? यहाँ पे विदाउट हिस्टोन प्रोटीन और न्यूक्लियस भी नहीं है। नेकेड का मतलब यहाँ पे 2 है। हमारा जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए क्रोमोसोम में कंडेंस होता है और क्रोमोसोम क्रोमैटिन में। तो जब सेल डिवीजन होता है तो क्रोमैटिन ऐसे होता है जैसे आप धागे को क्या करेंगे, उलझा देंगे और फिर उसको सुलझाएंगे। तो सेल डिवीजन के टाइम पे धागे की तरह उलझा हुआ क्रोमैटिन सुलझ करके क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। तो क्रोमैटिन से क्रोमोसोम के बीच में भी एक पार्टिकल, मतलब एक स्टेट आता है
जिसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। तो वहाँ पे ना आप देखेंगे जो क्रोमोसोम्स हैं उसको हिस्टोन प्रोटीन, एक तरह का प्रोटीन होता है हिस्टोन प्रोटीन, उसको बांध के रखा हुआ होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक सेल के डीएनए का खास फीचर है, ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होता है हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद इसका जो डीएनए है वो सर्कुलर होता है, याद रखना है, जिसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूक्लियोइड। एक और चीज़ मुझे याद आया, मैं लिख देता हूँ। सपोज करिए कि बैक्टीरिया का न्यूक्लियोइड है, तो कभी कभी क्या होता है ना कि इसका न्यूक्लियोइड का मतलब इसका ये जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका ये जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम जो है ना, ये थोड़ा सा टूट करके मान लीजिए अलग हो गया, ठीक है, तो अलग हो गया, तो इसका भी एक नाम होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड। ये क्या है बच्चों? तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट। एक्स्ट्रा का मतलब हो गया क्रोमोसोम से निकला हुआ पार्ट। इसका प्लाज्मिड बड़ा अच्छे से बैक्टीरिया बड़ा अच्छा यूज़ करता है। प्लाज्मिड का यूज़ बैक्टीरिया रेजिस्टेंस के लिए करता है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट क्या बोले उसको, हीट, टेम्परेचर, एसिड, बेस, या फिर सबसे ज़्यादा एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरिया को सबसे ज़्यादा खतरा रहता है एंटीबायोटिक्स से, जो हम यूज़ करते हैं उनको मारने के लिए। तो इससे रेजिस्ट होने के लिए, बचने के लिए वो खास तरह का फीचर डेवलप करते हैं अपने अंदर, उसमें ये इस प्लाज्मिड का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी प्लाज्मिड का इस्तेमाल किया जाता है जीन थेरेपी के लिए, ये बात भी याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो राइबोसोम जो है वो 70S टाइप होता है। ये राइबोसोम वाले टॉपिक में पढ़ लेंगे कि S क्या होता है, 70 क्या होता है। फिलहाल के लिए राइबोसोम 70S टाइप का होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का फीचर हमने ऑलमोस्ट अभी देखा है। अब हम प्रोकैरियोट के टाइप्स के बारे में जल्दी से पढ़ लेते हैं। देखो इसके टाइप्स में भी इसमें नहीं पढ़ना है, वो डाइवर्सिटी चैप्टर में पढ़ना है, जो अभी मैंने आपको बताया, लेकिन मैं बता देता हूँ क्योंकि जान लेंगे तो ठीक रहेगा, जानते होंगे तो रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते होंगे तो जान जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में इसके बारे में थोड़ी बहुत बातें मेंशन करी गई है, मतलब इसके टाइप्स के बारे में, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसे मैं मिटा देता हूँ फिर। अच्छा बताइए, बैक्टीरिया कितने टाइप के होते होंगे? आपने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब 7-8 में पढ़ा होगा, बस उसी के बारे में बात करनी है हमें। बताइए बैक्टीरिया कितने टाइप के होते होंगे? चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं प्रोकैरियोट, जो सबसे पहले आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं आर्किया या आर्की बैक्टीरिया। उसके बाद आते हैं बच्चों साइनोबैक्टीरिया, फिर उसके बाद आते हैं यू बैक्टीरिया, फिर एक और आता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। तो ये मेजर इसके क्या बोलते हैं उसको, मेंबर्स हैं प्रोकैरियोट्स के। आर्किया यही सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है, यही ऑर्गेनिज्म का जो टाइप है, सबसे फर्स्ट टाइप का ऑर्गेनिज्म, मोस्ट प्रिमिटिव मैंने लिखा है ना, उसमें इन सब में भी सबसे पहला ये है मोस्ट प्रिमिटिव। फिर से मैं लिख देता हूँ, और वो मैंने लिखा ना, कैन बी फाउंड एनीवेयर ऑन अर्थ, मैंने इसी के बारे में लिखा है। ओमनी प्रेजेंट आप इसको बोल सकते हैं, कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। मैं आपको उस समय बता रहा था ना कि हम हर चीज़ कैसे भी मान लेते हैं, ऐसा क्यों होता है कि प्रोकैरियोटिक सेल इतने सिंपल होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल इतने एडवांस होते हैं। जब प्रोकैरियोटिक सेल आया होगा धरती पे, तो ये टाइम लगभग आज से लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स की बात है, लगभग 450 करोड़ साल पहले। तो उस समय का एनवायरनमेंट या फिर एटमॉस्फेयर आप इमेजिन करिए ज़रा, तो आप देखेंगे कि यार आज के टेम्परेचर और आज के एटमॉस्फेयर से बिल्कुल अलग था। उस टाइम पे एक सबसे पहले आज का जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एक एटमॉस्फेयर से कवर्ड है, एक लेयर है। ये हवा इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि हवा को रोक के रखा गया है। लेकिन उस टाइम पे इस तरह से चीज़ें नहीं थी, मतलब इतना डेंस एटमॉस्फेयर नहीं था। ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं था। ऑक्सीजन जो है, जैसे कि एक ऑक्सीजन ये हो गया, एक ऑक्सीजन ये हो गया, तो ये फ्री एटॉमिक ऑक्सीजन है और ये एक मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है। तो हमें इस ऑक्सीजन की ज़रूरत है जो कि गैस है, और ये तो नॉन मेटल, इसका तो यूज हमें है ही नहीं, तो हमें ये ऑक्सीजन चाहिए।
ठीक है, तो ये ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं था, सोचिए। तो सबसे बड़ी बात ये है कि उस समय का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, अर्थ का पूरा सराउंडिंग जो है बिल्कुल हार्श था, हॉस्टाइल, मतलब एडवर्स, जिसमें लाइफ सपोर्ट नहीं कर सकता है। तो फिर आप क्या करेंगे? तो नेचर ने कहा कि हमें कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो ऐसे एनवायरनमेंट को एडजस्ट करते करते चले आगे। तो उसने इस तरह से सेल्स बनाए कि वो उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर सकते थे। तो इस तरह से इन्हें बनाया गया। अब इसलिए ये जो सेल्स होते हैं इतने ज़्यादा मतलब रेजिस्ट होते हैं ना, मतलब आप इनको कहीं पे भी रख दीजिए। इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे आप इसको हीट में रख दो, कुछ तो ऐसे होते हैं कि 100 डिग्री 1000 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, -50 डिग्री सेल्सियस में भी सर्वाइव कर जाते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम में सर्वाइव कर जाते हैं कुछ, और कुछ हाईली सलाइन मीडियम, मतलब नमक वाले पानी में, जहाँ पे लाइफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नमक वाला पानी क्या हो जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो अगर किसी वाटर में कोई सॉल्वेंट पहले से डिसॉल्व है तो उसमें ऑक्सीजन तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो उसने निकाल दिया, क्योंकि वो सॉल्यूशन काफ़ी डेंस हो गया है, स्पेस ऑक्यूपाई हो गया है ऑक्सीजन का। तो अब जरा सोचिए, वहाँ पे भी बैक्टीरिया रह रहा है, इसका क्या कारण है? क्या मैजिक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। इसको जिस तरह से बनाया गया है वो पहले के एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, एनवायरनमेंट को देख के बनाया गया है। तो ये जो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया हैं, वो उन्हीं जगह पे रह पाएंगे जहां हमारा आपका रहना पॉसिबल नहीं है, या किसी दूसरे सेल का जहां पे ऑक्सीजन होगा ये नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये बने ही वैसे थे जब ऑक्सीजन नहीं था। तो इस तरह से धीरे धीरे सेल की नेचर की मजबूरी थी, उसको ऐसा सेल बनाना था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे नेचर ठीक होते गया, थोड़ा एनवायरनमेंट और ज़्यादा कंसिडरेबल होते गया, सुटेबल होते गया, सेल्स में भी थोड़े थोड़े बदलाव होते चले गए। तो यहाँ पे मैं जल्दी से टाइप बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं जानना है इसमें। एक मान लीजिए मिथेनोजेंस को, एक को बोलते हैं मिथेनोजेंस, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। यही वो बैक्टीरिया हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। इवन गाय, भैंस, बकरी, जितने भी हर्बीवोर एनिमल्स होते हैं ना, उनके स्टमक, इंटेस्टाइन में ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये मीथेन गैस रिलीज करते हैं। मीथेन गैस आपको मालूम होगा बायोफ्यूल भी है, मतलब वो उसका क्या बोलते हैं उसको, जैसे आज हम एलपीजी से यूज़ करते हैं ना, एलपीजी सिलेंडर से गैस चूल्हा जलाने का काम करते हैं, मतलब उससे खाना वगैरह बनाते हैं। तो ये भी एक बायो गैस है, बायोफ्यूल है, जैसे कि हम लोग जला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं एलपीजी की तरह। उसके बाद है इसमें मिथेनोजेंस के बाद मान लीजिए एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स काफ़ी एसिडिक एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। थर्मोफाइल्स कर दीजिएगा, थर्मो एसिडोफाइल्स, तो वो बहुत हॉट टेम्परेचर में रह जाएंगे। और एक होता है हेलोफाइल्स, ये काफ़ी ज़्यादा सलाइन मीडियम में रहते हैं, सलाइन एसिडिक मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया की बात करिएगा तो इसमें, इसको मैं आपको एक बार बता दूं, इसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, बहुत याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल फॉर्म में BGA, ये सबसे पहले बैक्टीरिया थे। देखो ये एल्गी वर्ड खाली कहा जाता है, ये साइनोबैक्टीरिया फर्स्ट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले फोटोसिंथेसिस इन्होंने ही किया था। और इसका मतलब सबसे पहला जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है, सबसे पहला तो नहीं कह सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और भी दूसरे केमिकल रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोड्यूस होता है, लेकिन ज़्यादा अच्छे अमाउंट में फोटोसिंथेसिस की फॉर्म में इन्हीं बैक्टीरिया ने सबसे पहले एटमॉस्फेयर में एटॉमिक ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट किया। अब जब एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन आ गया तो अब लाइफ सूटेबल होने लगा। मैं बहुत डीप में जाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऑक्सीजन एक काफ़ी, मतलब एक कैसे बताएं उसको, तोड़ने वाला गैस है। जैसे कि हमारे सेल में जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, हमारे सेल के अंदर ग्लूकोज टूटता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, दो मेथड होते हैं उसके पास टूटने के लिए। एक होता है कि वो ऑक्सीजन के एब्सेंस में टूट सकता है, उसको एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। दूसरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, जिसको एरोबिक बोलते हैं। तो वही एक ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के एब्सेंट में, यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, तो मान लीजिए कि वो जितना भी एटीपी मॉलिक्यूल, मतलब 2 एटीपी मॉलिक्यूल दे देता है, जिससे जो भी एनर्जी प्रोड्यूस हो मान लीजिए। और अगर उसको ऑक्सीजन तोड़ेगा तो वो 18 गुना ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, 18 गुना ज़्यादा। सोचिए
तो इस तरह से हम समझते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना गया, मतलब ये इतना एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा था सेल्स को रेस्पिरेशन करने में। तो अब सेल्स को एनर्जी मिलने लगा, सेल बहुत ज़्यादा इवॉल्व होने लगे, डेवलप होने लगे। तो इस तरह से जब ऑक्सीजन आने लगा हमारे एटमॉस्फेयर में तो यू बैक्टीरिया बन गया। फिर यू मतलब यू का मतलब ही होता है एडवांस्ड, मॉडर्न। अब इसमें शेप के बेसिस पे बच्चों इसको भी 4 टाइप्स में बांट देंगे। शेप के बेसिस पे याद रखिएगा, पहला है राउंड शेप होगा तो उसको बोलेंगे कोकस, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस है, उससे स्ट्रेप्टोकोकस से स्ट्रेप्टोमाइसिन बैक्टीरिया एंटीबायोटिक भी बनता है। उसके बाद अगर सिलेंडर शेप है तो उसको बोल देंगे बैसिलस, लैक्टोबैसिलस अच्छा एग्जाम्पल है। उसके बाद अगर कॉमा शेप है तो उसको विब्रियो बोलते हैं, विब्रियो कोलेरा इसी बैक्टीरिया से होता है। उसके बाद अगर स्पाइरल शेप है तो उसको स्पाइरिला बोल देंगे। तो ये शेप के बेसिस बैक्टीरिया का टाइप। और माइकोप्लाज्मा को PPLOP बोलते हैं, ये हमने पढ़ा है। प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म। याद रखिएगा ये विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होता है, ये पूछ सकता है। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक ग्रुप में आता है, इसलिए प्रोकैरियोट है। अब इन सब को, ये जितने भी मैंने लिखा है ना, इन सबको आप एक वर्ड में प्रोकैरियोट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल का एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसको थोड़ा सा समझेंगे, डायग्राम को लेकर के समझेंगे, और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी बनाएंगे। देखो, पढ़ते रहो, और पढ़ना बहुत ज़रूरी इसलिए नहीं है कि सब कोई पढ़ रहा है, तुमको दूसरे से अलग थोड़ा सा पढ़ाई करना पड़ेगा, मतलब यूनिक तरीके से। बस वी आर नॉट लेबर्स, हम लेबर नहीं है कि बस ऐसे ही बस बोझा ढो रहे हैं, काम कर रहे हैं। हमें पढ़ना है ना, तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी होनी चाहिए, मतलब जितना पढ़ रहे हैं उससे कितना रिजल्ट मिल रहा है हमें, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। रिजल्ट का मतलब रिपोर्ट कार्ड का रिजल्ट नहीं। 4 घंटे तुमने पढ़ाई करी तो 4 घंटे का रिजल्ट क्या निकला, तुमने 4 घंटे में क्या क्या पढ़ा, क्या समझा, इस बारे में पहले जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को अभी फ़िलहाल बंद करते हुए टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।